आँख पे पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है। तो तुम 100 स्टेप लो तो मेरे तक कनेक्शन अगर आप नहीं दोगे तो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं बने। यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर होगा क्या? ओरिजिनल मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। तो कोई भी एक कंप्लीट ये दो लाइन है ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है ओम प्रकाश और मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ वेक्टर्स। वैसे तो वेक्टर्स एंड 3D करके एक चैप्टर आएगा आपको क्लास 12th में, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेक्टर्स एज ए टूल हम लोग को पढ़ना है। फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम लोग को वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ अब देखिए, वेक्टर्स को समझने से पहले ना हम लोग पहले एक छोटा सा चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? तो सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। जैसे कि मास, ठीक है, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एक्सेट्रा। क्या आप मास को मेजर कर सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। मेरा वेट है 70 kg, तो 70 kg, है ना। मेरा मास है 70 kg, तो 70 kg इज़ द मेजर्ड वैल्यू, है ना। उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। वेइंग मशीन में चेक करके मैं बता रहा हूँ कि हाँ मेरा मास जो है 70 kg है, राइट। उसी तरह करके दो लोकेशन का अगर डिस्टेंस आपको देखना है तो ऑफ कोर्स ये लेंथ पैरामीटर है जो कि आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो जो क्वांटिटीज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो तरह के होंगे। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो है ना, एक स्टेटमेंट सुनिएगा। अभी जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है, अभी जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में टाइम हो रहा है 2 सेकेंड। क्या यह स्टेटमेंट कुछ मीनिंग निकाल पा रहा है क्या? नॉर्थ की डायरेक्शन में टाइम, क्या टाइम को आपको बताने के लिए किसी को 1 सेकेंड हो रहा है टाइम, 2 सेकेंड्स हो रहा है, या फिर टाइम जैसे कि मान लीजिए क्लॉक का टाइम हम लोग को अगर बताना है, तो क्या उसके लिए डायरेक्शन का ज़रूरत है क्या उसको समझाने के लिए? नहीं है, है ना। नॉर्थ की डायरेक्शन में टाइम, ये क्या होता है भाई, है ना। तो डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली क्या चाहिए आपको? टाइम, मैग्नीट्यूड चाहिए टाइम के लिए, और यूनिट चाहिए एक, है ना। जैसे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 क्या हो गया? 1 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड हो गया उसका यूनिट, ठीक है। दैट इज दिस इज वन काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और एग्जांपल मैं लेता हूं ऐसे ही आपको, जैसे कि मान लीजिए अभी एक और स्टेटमेंट सुनिएगा, ठीक है ना। अभी साउथ की डायरेक्शन में टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या, ये भी जो स्टेटमेंट हुआ ये कोई मीनिंग निकाल पा रहा है क्या? नहीं, ये जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ ये सब नॉनसेंस है यहाँ पर, है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डायरेक्शन कुछ मैटर नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज करता है, अब ये स्टेटमेंट सुनना जरा, ठीक है। कि क्वेश्चन ये है कि लेट्स से ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है आपका, है ना। मैं इस पर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, सच दैट ऑफ कोर्स अगर मैं इसको कुछ भी, अगर इसको नहीं पकड़े रहता मैं तो ये नीचे गिर जाता, है ना, ये नीचे की ओर गिर जाता। समझ में आ रहा है सबके को? यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ऑफ कोर्स ये नीचे की ओर गिर जाएगा, राइट। तो अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई इसको पकड़ के रखने के लिए मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसका जाने का टेंडेंसी किधर था? नीचे, है ना। तो आप इस पे फोर्स, इसको रोकना चाह रहे हो, तो आप फोर्स किधर लगाए होगे इस पे? ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ, है ना, ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ। तो सिर्फ यहाँ पर अगर कोई पूछे कि भाई इस बॉटल को पकड़ के रखने के लिए आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर क्वांटिटी की बात किया जाए यहाँ पे, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा एंड उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मैं इस बॉटल को अगर मेरे को ऊपर यहाँ पे स्टैटिक रखना है तो मेरे को फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉटल आगे तो बढ़ेगा लेकिन ये नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबके को? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन बताना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है।
डायरेक्शन बताना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अच्छे से समझिएगा जरा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो एंड यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना दैट इज 100 मीटर्स, 100 मीटर्स है, ठीक है। अब आप अपने दोस्त को बताओगे, जैसे ए जो है ना बी को बोल रहा है कि भाई मैं तेरे से 100 मीटर्स दूरी पे हूँ, ठीक है, तू आ जाओ। इसके आँख पे पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है ना, वो पट्टी बांध लिया है अपने आँख पे, वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है। वो बस कहीं पे उसको कोई ला के खड़ा कर दिया यहाँ से, बोला कि भाई तुम ना 100 स्टेप्स लो, 1-1 मीटर, कंसिडरिंग कि वो स्टेप 1-1 मीटर का ले रहा है, तो तुम 100 स्टेप्स लो, तुम मेरे तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये क्या किया, ये बोला ठीक है भाई मैं चलना शुरू करता हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है कि इसको ये भी बताना था कि किस डायरेक्शन में वो लोकेटेड है ना। 100 स्टेप्स, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चलना शुरू किया 100 स्टेप्स, और मेरे उस साइड में मेरा दोस्त जो था वो उधर था, राइट। तो मेरे को आइडियली किधर जाना चाहिए, मेरे को जाना चाहिए आगे की तरफ, समझ में आ रहा है ना, मेरे को आगे की तरफ जाना चाहिए, तब जाके 100 स्टेप्स में या फिर 100 मीटर में मैं उसको पकड़ पाऊंगा। लेकिन अगर यही चीज़ सोचो मैं इधर की ओर चलना शुरू कर दूं, है ना, 100 मीटर्स इधर मैं चलूँ, अभी जब इधर चलूँगा मैं, तो ऑफ कोर्स अभी जो मेरा लोकेशन होगा वो डेस्टिनेशन पर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ आपको इसका मैग्नीट्यूड देने से काम नहीं चलने वाला है, आपको क्या देना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आखिर किस डायरेक्शन में उसको मूव करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी जो होता है वो भी उसको भी बताने के लिए आपको डायरेक्शन का देना जरूरी है, ठीक है। सिंपली आप मैग्नीट्यूड दोगे तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज आप देख रहे हो ना। एक क्वांटिटी ऐसे हैं जिनको अच्छे से बताने के लिए, जिनका मीनिंग निकलने के लिए डायरेक्शन का जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है। लेकिन देयर आर फ्यू अदर क्वांटिटीज जिसको अच्छे से एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट निकलने के लिए वहां से डायरेक्शन का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए नाउ अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का जो दो टाइप्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहले आ जाएगा आपको फिजिकल क्वांटिटी, इसका जो है दो टाइप्स होगा। सबसे पहला हो जाएगा दीज क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड एज स्केलर्स एंड सेकेंड विल बी वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर्स क्या है, स्केलर्स वैसे क्वांटिटी हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनने के लिए आपको डायरेक्शन के देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन नहीं होता है सिंपली, ठीक है। सो डायरेक्शन डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स क्या होंगे, वेक्टर्स में डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। डायरेक्शन अगर आप नहीं दोगे तो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं बनेगा आपको, ठीक है। आप एक इंफॉर्मेशन उससे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप उससे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ गया। इसके टिपिकल एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, स्केलर्स के टिपिकल एग्जांपल्स हो जाएंगे आपको मास, ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपको फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। समझ में आया सभी को, ओके। चलिए लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं अब। चलो अब हम लोग स्केलर्स को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझिएगा पहले, ठीक है। वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम लोग स्केलर्स खत्म कर लें पहले अच्छे से। तो देखो स्केलर्स ना, इसमें केवल दो क्वांटिटीज होता है। क्या क्या होता है, एक होता है दिस इज, जैसे ए है कोई अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड यूनिट, बस, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड उसके साथ यूनिट होगा उसका, ठीक है।
जैसे मान लो मास, मास 60 kg, तो 60 इज मैग्नीट्यूड, kg इज यूनिट, किलोग्राम इज यूनिट, राइट। उसी तरह करके मान लीजिए कि टाइम है तो 10 सेकेंड्स, ठीक है, तो सेकंड आपका यूनिट हो गया, 10 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो तो 70 कर दो आप, यूनिट को थोड़ी ना आप कुछ करोगे, ठीक है, यूनिट को एज इट इज रखिए, मैग्नीट्यूड को आप बढ़ाते जाइए, तो ये चीज क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज हाउ स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड। क्लियर है सबको, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग वेक्टर्स में। देखिए वेक्टर्स, तो वेक्टर्स भाई वैसे क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव डायरेक्शन एज वेल, ठीक है, अदरवाइज उसका कंप्लीट मीनिंग आप नहीं वहां पे डिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। तो वेक्टर्स, वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो सबसे पहली बात ध्यान देना, वेक्टर क्वांटिटी के लिए ना एक ऊपर में यहाँ पे एरो लगाते हैं, राइट। ये एरो है, ध्यान रखना, वो आगे ही होता है हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं होगा एरो, ये नहीं होने वाला है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दिस इज नॉट देयर, ऑलवेज एरो विल बी फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है इधर की ओर हो सकता है सामने हो, कहीं भी हो, बट यू हैव टू पुट एरो इन दैट डायरेक्शन ओनली। क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ ओके, देखिए तो ए वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको ना मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एक नया चीज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी क्वांटिटी है उसका नाम रख दो और उसके ऊपर ना एक टोपी पहना दो, कैप, और इसको बोलते हैं ए कैप। ए वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। क्लियर है। और यहाँ पे बाद में यूनिट्स वगैरह तो जो भी होगा सो वो तो रहेगा ही आपका, ठीक है। तो बेसिकली ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। अब जरा एक एक करके ये तीनों चीजों को समझते हैं, ये क्या है। तो आप देखोगे, अगर देखिए यहां पर दो चीजें हैं। सबसे पहली बात कि आप यूनिट वेक्टर देखिए क्या है, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट ऐसा, है ना। मैथमेटिकली तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ अब इसको समझो जरा, ये फिजिकली क्या है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फिजिकली क्या होता है पता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा जो कि बस आपको डायरेक्शन बताने का काम करेगा, ठीक है, डायरेक्शन बताने का काम करेगा। आपको अगर टोटल वेक्टर बनाना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन ले लो आप यूनिट वेक्टर वाला, इनटू मैग्नीट्यूड कर दो। समझ में आया। जैसे कि मान लो इस डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, लेट्स से एन कैप, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर में डिफाइन किया हूं एन कैप, ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा कि भाई एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं एफ, जिसका मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन्स, ठीक है। एफ एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, जिधर मैं यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था उसका वैल्यू है 60 न्यूटन्स, ठीक है। देन आपको पता है इसको आप क्या लिखोगे, एज ए होल वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखोगे। सो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड तो आप लिख दो जो यहां पे लिखे थे, इनटू एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। सो एन कैप, सो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड, ये तो 60 था, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही था। तो बेसिकली ये क्या है, ये है आपको 60 न्यूटन एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो इस तरह करके वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिएगा, यूनिट वेक्टर आपको हो जाएगी ये 60 न्यूटन, समझ में आया सबको को, इसको मैं हटा रहा हूं। नाउ अभी देखो, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया भाई, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर in the direction of original vector
ठीक है, बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। ठीक है ना। यूनिट वेक्टर होगा क्या, ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन में ही एक वेक्टर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो कोई भी एक कंप्लीट वेक्टर अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ले आओ। ठीक है, वो क्वांटिटी ले आओ पहले। मान लो आपको फोर्स बनाना है, तो ठीक है, फोर्स कौन सा क्वांटिटी आपको पता चल गया, दैट इज फोर्स। ओके, नाउ उसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, आप ये बताइए। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हम लोग एग्जांपल लिए थे उसमें था वो 60 न्यूटन्स, तो 60 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है, एन कैप। तो एन कैप अगर इधर की ओर डायरेक्टेड है, मतलब मैं फोर्स 60 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। एन कैप अगर इधर की ओर डायरेक्टेड, तो मैं फोर्स 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। समझ में आ गया सबको को, ठीक है। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब 2-3 और डेफिनेशंस हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इक्वल वेक्टर्स, जरा देखते हैं क्या होता है। मतलब दो वेक्टर्स को ना हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, देखिए दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे भाई। तो देखिए दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे ना जब उन लोग का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे मान लो मैं बोला इस बॉटल को, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, इस बॉटल पे, इस पे अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ 60 न्यूटन, ठीक है, 60 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहा हूँ, राइट। मैं इस पे 60 न्यूटन और लगाता हूँ सच दैट ये दोनों तरफ से बेचारा रुका रहे ऐसे करके, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज टू फोर्सेज विच आर एक्टिंग, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, क्या प्रॉब्लम है इन लोग के साथ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सबको दिख रहा है, लेकिन क्या है दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये जो है ना ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, इन लोग का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, राइट। सो अगर एक फोर्स होता जो इसको आगे की ओर धक्का दे रहा था, एक और फोर्स होगा वो भी इसको आगे की तरफ धक्का देगा, एंड गिवन इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तब जाके वो वेक्टर्स इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो फॉर इक्वल वेक्टर्स बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction should be same। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर है, इंप्लाइज क्या पता है, इंप्लाइज ये होगा कि a का जो मैग्नीट्यूड है शुड बी इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड। पहला तो ये हो गया। सेकंड, ए कैप शुड ऑल्सो बी इक्वल टू बी कैप, तब जाके दो वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। समझ में आ गया सबके को, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। ओके, नाउ इसी के साथ फिर आएगा नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है भाई, ऑफ कोर्स ये रिलेटिव डोमेन में हम लोग बात कर रहे हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा नेगेटिव वेक्टर कैसे होगा। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर जो है ना, एक वेक्टर मान लीजिए इधर की तरफ है 60 न्यूटन, अगर हम लोग मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए थे, ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। जैसे वो जो बोतल वाला एग्जांपल लिया था मैं, एक इधर पुश कर रहा है दूसरा इधर पुश कर रहा है, दोनों सेम फोर्सेस, तब जाके एक का नेगेटिव होता है दूसरा वेक्टर। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर इसमें ऐसा होगा, देखना, ए वेक्टर विल बी माइनस बी वेक्टर इफ, ठीक है, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड तो सेम हो दोनों का, ठीक है, बट ए कैप और बी कैप जो है वो एक दूसरे का उल्टा हो। उल्टा मतलब नेगेटिव, ठीक है। अगर एन कैप इधर है और एक इधर है डायरेक्शन, तो ये माइनस वेक्टर है, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर्स है। समझ में आया सबके को, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नाउ लिख लीजिए जल्दी से। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक और, फिर जल्दी से हम लोग इसका एक और पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज एक होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है भाई, एज द नेम सजेस्ट, नल मतलब जीरो, बेसिकली इसको हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं,
ठीक है, जीरो वेक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक क्वांटिटी होगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी जिसका ऐसे होगा, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, आपका मैग्नीट्यूड जीरो है, एंड डायरेक्शन जो है वो हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं इसके लिए, क्योंकि अब 0 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्या सेंस बनता है कुछ भी, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली एनी वेक्टर क्वांटिटी वो वेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं टेम्परेचर को ना, टेम्परेचर कहीं पे अगर जीरो है मान लीजिए, तो उसको मैं कभी भी ना जीरो वेक्टर नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर है ही स्केलर क्वांटिटी, समझ में आ रहा ना। लेकिन फोर्स अगर मैग्नीट्यूड जीरो आ गया है फोर्स का, तो आप क्या बोलोगे कि फोर्स जो है यहाँ पे जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो एनी वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो विल बी कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, और नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, कोप्लेनर क्या होगा भाई, बताइए। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। जैसे कि मान लीजिए ये दो वेक्टर्स है, ये दो लाइन है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये दो। तो अब खुद सोचो जरा, दो वेक्टर्स तो हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेन में ही लाई करेंगे ना। दो लाइन आप कहीं भी बना दीजिए, इसको मान लीजिए ऐसे बनाया हूं मैं, तो अभी ये वाला प्लेन में लाई कर रहा है। इसको अगर उठा के मैं ऐसे लेके आ जाऊं, तो अभी ये वाला प्लेन में लाई कर रहा है ना। तो दो लाइंस हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए तीसरा है, एक और पेन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए अगर तीन वेक्टर्स, जैसे ये मान लीजिए मेरे फिंगर्स, ठीक है, तीन, तो ये तो कोप्लेनर नहीं है ना। आप देखो, अगर आप प्लेन बनाने का यहाँ कोशिश कर रहे हो, तो प्लेन देखिए, ये दोनों उंगली तो मिलके एक प्लेन बना दिया, बट तीसरा जो है, सॉरी इधर, ये दोनों उंगली मिलके एक प्लेन तो बना दिया, बट ये क्या हो रहा है, ये तो बाहर है ना। तो तीन वेक्टर्स को हम लोग को सेम प्लेन में लाना है, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स, दिस मीन्स दैट ये होगा ऐसा कि वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। आगे जब हम लोग वेक्टर्स में थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग इसका कंडीशन भी निकालेंगे, ठीक है, कि तीन वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे, या फिर हम लोग कैसे जज करेंगे कि वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग उसको निकालते हैं। बट अभी के लिए डेफिनेशन वाइज तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि जो सेम प्लेन में जो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, नोट कर ले। चलो, अब एक चीज ध्यान दो, वो ये है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, सॉरी एक वेक्टर है अगर, ठीक है, एक वेक्टर यहां पे है, 10 न्यूटन का फोर्स है इस डायरेक्शन में, ठीक है। कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे, इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करोगे, लेट्स से मैं यहां शिफ्ट कर दिया, बट इसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसको पैरेलली शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, तो क्या होता है ना कि दिस वेक्टर विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। मैं अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे ये बॉटल था, मैं यहां पे इसको 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं इधर की ओर, ठीक है। तो एक वेक्टर हम लोग डिफाइन किए 60 न्यूटन वेक्टर्स इस डायरेक्शन में है यहाँ पे, क्लियर। अब थोड़ा सा मैं शिफ्ट हो जाऊँ आगे की तरफ, फिर से मैं 60 न्यूटन लगा दूं फोर्स, तो मैग्नीट्यूड क्या चेंज किया क्या मेरा? नहीं। डायरेक्शन क्या चेंज किया? नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो ही तो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है उसका डायरेक्शन। तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया है ना तो डायरेक्शन चेंज किया। दिस मीन्स व्हाट, कि अगर आप उसको ट्रांसलेट कर देना एक वेक्टर को, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप इसको ए वेक्टर लिखोगे तो इसको भी आप ए वेक्टर लिख सकते हो, बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल बेसिकली, ठीक है। ओके, लिख लीजिए। चलिए, अब जो है हम लोग काफी सारे डेफिनेशंस वगैरह कर लिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, एक छोटा चीज पहले मैं डिफाइन करता हूँ, इनफैक्ट ये आप लोग 9-10 से पढ़ने जा रहे हो, पढ़ रहे होगे। दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है भाई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई बताएगा? ठीक है, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम
आप लोग ये देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का एक लोकेशन आपको बताना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होगा कि आप सिंपली, जैसे मान लीजिए आपके रूम में सामने जो बल्ब लगा होगा, आप उसका लोकेशन देखना चाह रहे हो, ठीक है, उसका लोकेशन किसी को बताना चाह रहे हो, तो आप किसी चीज़ को रेफरेंस लेके बताओगे ना, डिस्टेंस। जैसे ठीक है, ये पंखा है, मान लीजिए आपके रूम में कोई पंखा लगा हुआ है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई एक काम करो, ये जो मेरे पास जो दीवार है ना, इस दीवार से आप 2 मीटर आगे चले जाओ, ठीक है, इस दीवार से 2 मीटर आगे चले जाओ, ठीक है। नाउ फिर अब 2 मीटर आगे जब जाओगे तो वो तो एक लाइन बन जाएगा ना। 2 मीटर आगे अगर जाओगे तो इस दीवार से मैं यहां से भी आगे जा सकता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट से भी आगे जा सकता हूं 2 मीटर, है ना, समझ रहे हो सब कोई। लेकिन अब 2 मीटर लाइन है पूरा। अब सेकेंड पार्ट हम लोग ये करेंगे कि मेरे जो बगल में जो दीवार है, ठीक है, उस दीवार से अब हम लोग 3 मीटर आगे चलते हैं। तो इधर से 2 मीटर एक लाइन बना, उधर से 3 मीटर फिर से एक लाइन बना, 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक पॉइंट। उससे अब बोलेगा कि भाई हाइट आ जाओ 3 मीटर ऊपर, आपको मिल जाएगा फैन। समझ में आया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या किए, रूम का दीवार को अपना रेफरेंस बना दिए। समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली क्या होता है, जब हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स स्टडी करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग को एक रेफरेंस बनाना पड़ता है, जो आगे हम लोग रेफरेंस फ्रेम करके भी आगे बात करेंगे, लेकिन एक कुछ रेफरेंस चाहिए होगा अपने को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपना रेफरेंस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, बेसिकली 3 हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ये ध्यान देना सबको। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एंड दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक है। दिस इज हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम हम लोग स्टडी करते हैं, पूरा फिजिक्स हम लोग डिफाइन करेंगे यूजिंग राइट हैंडेड सिस्टम ओनली। राइट हैंड सिस्टम बोलने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऐसे समझना, आप ना एक्स के अलोंग अपना पाम रखो ऐसे, ठीक है, एक्स के अलोंग, एक्स इधर था, और वाई की तरफ आप इसको फोल्ड करो, ठीक है। राइट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है मेरा, एक्स के अलोंग और इसको फोल्ड किए, तो जो थंब जो है ना, थंब विल गिव यू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड, ठीक है। तो इसीलिए जेड जो है ये मैं आउटर तरफ बनाया हूं, भीतर बाहर की तरफ में बनाया हूं, ठीक है। तो दिस इज द कन्वेंशन जो हम लोग को याद रखना है। आप ऐसा नहीं ले सकते हो कि एक्स इधर लिए, वाई इधर लिए, जेड आप भीतर की तरफ नहीं ले सकते हो। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जेड अगर भीतर की तरफ लोगे तो आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो जाएगा, जेड भीतर जो है ना वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो जाएगा। कैसे? देखो अभी आप अपना लेफ्ट हैंड लेके आओ, लेफ्ट हैंड में देखो एक्स, ठीक है, वाई की तरफ जाओ, तो ये जो थंब है ये इनटू द प्लेन जा रहा है, राइट। सो दिस इज लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सली हम लोग फिजिक्स को जो है राइट हैंडेड सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम हम लोग देखेंगे। समझ में आया सबके को? अच्छा, अब इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, जैसे मान लो किसी एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 2, 3। इसको रीड कैसे करेंगे? रीड इसको ऐसे करेंगे हम, ओरिजिन से आप एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट जाओ, ठीक है, फिर यहां से वाई में आप 2 यूनिट्स जाओ, ठीक है, और फिर जेड में, जेड की तरफ आप यहां से 3 यूनिट्स आओ इधर, ठीक है। तो कुछ यहां पे आपका लोकेशन होगा। ये थोड़ा 3D में अच्छा आता है डायग्राम, लेकिन आप समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये करेस्पॉन्डिंग मतलब ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होते हैं एक्स, वाई एंड जेड का, ठीक है। समझ में आया सबके को? लिख लीजिए जल्दी से। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ना जैसे ही हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के आए, इसका पर्पस क्या था? एक रेफरेंस हम लोग को लेना है हमारे फिजिक्स का पूरा एनालिसिस करने के लिए। उसके लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके आए हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, नाउ अब यहां पे ना बिफोर वी मूव फर्दर हम लोग एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई? लेट अस डिफाइन यूनिट वेक्टर इन दीज डायरेक्शंस। ये तीनों डायरेक्शन में ना यूनिट वेक्टर दिखा देते हैं, क्योंकि अभी जो मैं 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था इधर की तरफ, भाई अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो क्यों ना मैं एक यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दूं तीनों एक्सेस के अलोंग। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरा फिजिक्स में ना एक्स, वाई, जेड इसी में खेलेंगे, है ना। यही तीनों एक्सिस के अनुसार हम लोग का काम करना है पूरा, ठीक है। तो हम लोग ना इसके लिए यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस
अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग z एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं i कैप। मतलब कहीं पे अगर i कैप लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि फोर्स इक्वल टू 60 i कैप लग रहा है, ठीक है, इतना न्यूटन लग रहा है आपको, मतलब क्या, ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि 60 जो है ना, 60 x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपका 60, ठीक है, 60 न्यूटन। सिमिलरली फोर्स जो है मान लीजिए, अच्छा ये हो गया आई कैप एक्स के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग पता है क्या होता है, ये होता है जे कैप वाई के अलॉन्ग, और जेड के अलॉन्ग होता है आपको स्मॉल के कैप। समझ में आया? तो अगर मान लीजिए एफ लग रहा है आपको 70 के कैप, 70 न्यूटन के कैप, ये इसको भीतर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है, 70 न्यूटन के कैप, ओके। तो इसका मतलब क्या है, आप जेड डायरेक्शन में ना, जेड डायरेक्शन में आप 70 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो भाई। समझ में आया सबके को? तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आई जे के जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि देखो दो तीन चीजें ध्यान देना यहाँ पे, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप विच इज परपेंडिकुलर टू के कैप, पहला चीज ये दिमाग में रखना है। और सबका मैग्नीट्यूड जो है ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये है तो यूनिट वेक्टर, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इतना अगर हम लोग कर लिए तो एक जो रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं ना, वेक्टर के टर्म्स में हम लोग रेफरेंस कैसे ले सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो ठीक है, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जा रहा है ना। तो लेट अस नाउ यूज यूनिट वेक्टर्स टू डिफाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट, और उसके लिए एक नया क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? तो पोजीशन वेक्टर एज द नेम सजेस्ट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, विच गिव्स द लोकेशन ऑफ अ गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू अ डिफरेंट गिवन पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर कोई रेफरेंस है, लेट्स से यहाँ पे ऐसा मैं ले लेता हूँ एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये एक्स वाई जेड ना आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो इसका ओरिजिन, कोई जरूरी नहीं है कि 0 0 0 पे डिफाइन करो आप ओरिजिन। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो मेरा आंख देख रहा है सबको, मेरे हिसाब से वो 1 मीटर दूरी पे है, 1 मीटर ऊपर पे है, ऐसा करके, है ना। तो बेसिकली ओरिजिन जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ऑफकोर्स इसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ों को मेजर करोगे, है ना। तो लेट्स इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से इट इज x1 y1 एंड z1, इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 z1 है। कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो आपको x2 y2 z2 है, ठीक है। अब हम लोग को डिफाइन करना है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या मैं डिफाइन किया, अ वेक्टर विच डिटरमाइंस लोकेशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू अ ओरिजिन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन रेफरेंस पॉइंट। गिवन रेफरेंस पॉइंट नीड नॉट बी एट ओरिजिन, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जहां पे आप खड़े हो जाओगे वहीं से बेसिकली रेफरेंस वही बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका मतलब ऑब्जर्वर का होना जरूरी है, ठीक है, ओके। अब देखो इसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे करते हैं डिफाइन, आर वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट, ये ना करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस आपको लेना है, मतलब ऐसा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ठीक है ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये डिफाइन कर रहा है ऐसे करके, जरा इसका मैग्नीट्यूड कोई बता के दिखाएगा मेरे को। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई इसका? ओहो, मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 10th क्लास में। क्या होता है भाई मैग्नीट्यूड इसका? ऐसे होता है अंडर रूट ऑफ, ठीक है क्या, दिस स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर,
ठीक है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया सबके को? ओके, उसका लोकेशन जो गिवन पॉइंट है उसका लोकेशन माइनस जो रेफरेंस पॉइंट का लोकेशन है, और सब में आई कैप जे कैप के कैप आपको करते जाना है। सो दिस इज हाउ वी राइट पोजीशन वेक्टर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड। लिख लीजिए सब कोई। अब चलिए इन जनरल अगर मान लीजिए जैसे उस कॉन्सेप्ट से ना, जैसे मान लो एक वेक्टर है आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, है ना। अब देखो x1 ना, जनरली जो x1 y1 z1 है वो हमेशा ओरिजिन पे होता है ना, 0 0 0 पे। ठीक है, तो अगर 0 0 0 पे होता है, देख लीजिए यहाँ पे दिस इज अगर 0 0 0 और किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z, देन इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ये लिखेंगे ना हम लोग, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, है ना। x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, तो 0 तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक्स आई कैप, वाई कैप और जेड के कैप। क्लियर? ठीक है, तो ये वही चीज़ है। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर इतना है, तो मैं बोलूँगा कि भाई आप बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, वो आप बता सकते हो, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड क्या करना है, करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लो और स्क्वायर करके ऐड करो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 9 1 √14। ठीक है, इतना मीटर्स अगर यूनिट दिया हुआ है तो इतना मीटर्स जो है आपको इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ओके, लिख लीजिए। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। जैसे मान लो एक जनरल दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर नहीं, इन जनरल कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ए कैप इक्वल टू लेट्स से 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये डायरेक्शंस के साथ दे दिया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे इसका हम लोग? वो स्टिल वही काम करना है जो वहां कर रहे थे हम लोग, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 16 32 और 4 36, यानी कि 6 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई बताओ ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ए कैप देखो क्या होगा, दिस क्या था डेफिनेशन, समझ में आया? तो बस वैल्यू पुट कीजिए, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप अपॉन कितना, 6। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 से आप मैग्नीट्यूड को केवल इधर 2 कॉमन ले लो आप, तो बचेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना। तो ये हो जाएगा फिर, और कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज योर k कैप का वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए सब कोई। बाई 3 भी होगा यार, बाई 3 भी होगा, 2 से काटे है ना, बाई 3 भी होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को अभी तक का सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन, अभी का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।